आपका एग्जाम अभी कैसा गया? ज्योग्राफी का था ना? मतलब जो आज टेस्ट रहता है उसी का डिस्कशन लेना होता है, ठीक है। लास्ट एग्जाम ज्योग्राफी की यूनिट 3 आई गेस। अरे भाई, कम करो। कौन सी यूनिट्स थी? अभी यूनिट 4 है, ठीक है। ठीक है, यूनिट 4 का है। कैसा लगा पेपर? अटेम्प्ट हुआ? ठीक है, प्रॉपर अटेम्प्ट हुआ? आप ज्योग्राफी के लिए क्या अप्रोच लेके चलते हैं? नहीं हुआ आपका अटेम्प्ट? कितने क्वेश्चन छूट गए? लॉन्ग आंसर छूट गए, ठीक है। क्या अप्रोच रखते हैं आप लोग ज्योग्राफी के लिए? साउंड क्लियर है ना? ठीक है। ज्योग्राफी के लिए अपन लोग क्या अप्रोच रखते हैं? ओवरऑल अप्रोच अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के लिए, जैसे हर पेपर के लिए कुछ ना कुछ अप्रोच रहती है, तो ज्योग्राफी के लिए क्या दो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? हाँ जी। मैपिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ग्राफ्स, ठीक है। देखो, ज्योग्राफी का पेपर में जैसे कि हिस्ट्री के पेपर में टाइमलाइन प्रॉपर टू द पॉइंट चीजें कंटेंट रहती है। ज्योग्राफी के पेपर में जितना आप कोशिश कर सको मैप्स बन जाए, कुछ पिक्टोरियल या डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से हम अगर चीजें बता देते हैं तो लिखना कम, और चीजों को प्रेजेंट करने के बाद हमारा जो टाइम है ना, वो टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और बच जाता है। और शायद आपको लास्ट टाइम कृष्णा सर ने बताया होगा कि अगर हमारा पेपर 1 का एग्जाम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ज्योग्राफी अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दो, इंग्लिश मीडियम के कितने और हिंदी मीडियम के कितने हैं? फर्स्ट हिंदी मीडियम बताओ। इंग्लिश मीडियम कम है, ठीक है। ठीक है, आप मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम कोशिश करेंगे हिंदी में रहेगा, लेकिन इंग्लिश में भी होगा। आपको अगर स्पेसिफिक डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का ये है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज करें, स्पेशली इन 2 मार्कर्स एंड 7 मार्कर। 10 मार्कर तो हम जैसे ना तैसे डील कर ही लेते हैं, सही बात है कि नहीं? ठीक है, लिख लेते हैं क्योंकि 2 पेज हैं। और एज कंपेयर टू 2 और 7 मार्कर, 10 मार्कर का जो आपका क्वेश्चन है वो इजी आता है। सिलेबस में जो लाइन डिफाइंड रहती है ना, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहां से आ जाता है। एग्री करते हो आप इस चीज को? बस 2 और 7 में दिक्कत क्या होती है, एक तो बिल्कुल जो बोला है वही लिखना रहता है, स्पेस बहुत कम होती है, तो गलती पकड़ी बहुत जल्दी जाती है। ठीक है, ये दिक्कत है। तो इसीलिए 2 और 7 को लिखने के तरीके पे हम लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने भूभाग को भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? ठीक है, जोन 5 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बताइए, ठीक है। अब कितने भूभाग को भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित, मतलब आपको हाउ मच एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये एरिया, ये जो आपका है, ये जो 59% यहाँ पर यूज करा है, दिस इज अ प्रॉपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक। 59% जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं और ओवरऑल अर्थक्वेक फ्लड, सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए कि हाउ मच एरिया इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, फ्लड, सूखाग्रस्त, कितना एरिया भारत में है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कॉपी में लिख के चलो, उससे एक एक क्वेश्चन, कभी ये भूकंप आया है, कभी फ्लड आ जाएगा, कभी सूखाग्रस्त आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्चुअल था, ये फैक्चुअल इंपॉर्टेंट था। फिर बोला कि जोन 5 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बताइए। इन्होंने यहाँ पर परसेंटेज बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्षेत्र पूछा है तो हिमालय राज, पूर्वोत्तर राज, थार मरुस्थल, ये वाले क्षेत्र लिखना क्या था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर 11% भूल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 59% और ये जो 3 नेम है, इनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन देख लें तो ओवरऑल हमारे इंडिया में कितने भूकंप के क्षेत्र आते हैं? 4, बोलो कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। सो इसमें सेकंड वाले में तो नॉर्मल जो हिमालयस वाला एरिया रहता है, सॉरी ये सबसे लोएस्ट उसमें आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा आता है गंगा यमुना वाला जो रीजन है, उसमें रीजन आ जाएगा क्या अपना? थर्ड वाला आपका भूकंप का क्षेत्र आता है, ठीक है। हाईएस्ट जोन कौन सा हो गया? फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला जो होगा वो इन पूर्वोत्तर राज्य के राज्य, जैसे हिमालय के नीचे, जैसे कि ये हिमालयाज है, उनके नीचे वाला जस्ट एडजेसेंट जो बाउंड्रीज या जो एरियाज रहते हैं, वो फोर्थ में आएगी। गंगा यमुना डॉप थर्ड में, और बाकी रीजन जो सिंपल छुटपुट भूकंप यहाँ वहां आते रहते हैं, वो सेकंड में आता है, ठीक है। बस ये 4 जोन्स है इनका। अब अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस बनती है तो क्या? अब इसी प्रकार फ्लड का देखो, सूखे का देखो, ठीक है, परसेंटेज देखो, एरिया देख के रखना है, ठीक है।
अब यही क्वेश्चन 7 में आ जाता तो कोशिश हम क्या करते, इसी में यहाँ पर अब एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाते और आप इनको क्या कर सकते थे, डिनोट कर सकते थे। लेकिन जगह है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि एक थोड़ा सा एक्सेप्शन और होता कि ये जो हमने हिमालय राज्य और पूर्वोत्तर राज्य बनाए हैं तो नॉर्दर्न इंडिया का मैप आता और इसमें यहाँ पर लिख के हम जोन 5 लिख सकते थे, ठीक है। किसी ने अगर किया हो कॉपी में तो सोने पे सुहागा वाला कॉन्सेप्ट है, बट दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस आंसर। इसके बाद मैप बनाते रहे हो तो अब ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं हरिकेन, ठीक है। अब हरिकेन सिंपल एक नाम आ गया। अब हरिकेन क्या है, तूफान है, बाढ़ है, आपदा है, क्या कुछ है। तो पहला वर्ड तो आंसर सीधा आ गया, इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी प्रशांत इसका क्षेत्र लिख दिया और इसकी हवाओं की गति लिख दी, ठीक है। इसमें एक कमी है, यहाँ पर हम भारत में कौन से हरिकेन आते हैं या हरिकेन्स में, हरिकेन तो खैर बोलते हैं मैक्सिको वाले एरिया में, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हम इनके एग्जाम्पल लिख सकते थे, ठीक है। बताओ एक आध एग्जाम्पल्स। दीपेपर जॉय, ठीक है, यास, इस टाइप के जो तूफान है तो भारत का लिख सकते हैं, भारत लिख के यहाँ पर भारत के और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डाल दो तो एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एरिया बता दिया, विंड स्पीड बता दी और विंड स्पीड के बाद आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या था, नेम है, जो कि हम मैक्सिमम यूज करते हैं कहाँ पर, हरिकेन यूज होता है, एक और वर्ड यूज हो जाएगा मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको आज का प्रॉपर एरिया में डिफाइन करते हैं, जैसे विली विली है, ठीक है। हर एरिया के बेसिस पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स के, टेम्परेट के तो खैर ज्यादा नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ही डिफरेंट नेम्स हैं। तो अब इससे हमने क्या सीखा हमारी तैयारी में, हमें जितने भी नेम्स हैं, किसने, जितने भी नेम्स हैं साइक्लोन्स के वो क्या करने हैं, आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। आपका विली विली कहाँ आ रहा है, ये विली विली पे क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक है, ठीक है। विली विली पे क्वेश्चन, हरिकेन्स, टाइफून, ये सब दो डिफरेंट टाइप्स के नेम है। इनको हम क्या करेंगे अपनी कॉपी में इसी आंसर की में नोट डाउन कर लेंगे। आंसर की का डिस्कशन और इससे क्या लेना है यही है कि आप इस आंसर की को देखने के बाद अब इससे क्या क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, फटाफट रिवाइज कर लो, हरिकेन, टाइफून, सब विली विली क्या होते हैं एक बार में लिख के काम खत्म करो, क्लियर। चलो मूविंग ऑन, बादल का फटना। अब ये क्या है, क्लाउड ब्रस्ट, ये क्या बताया है, एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है ये, एक प्रक्रिया है भाई। अब प्रक्रिया है तो प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, अपने को समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्या प्रक्रिया है ये, कैसे होती है, और अगर कहाँ हुई है तो और वो बता दो, ठीक है। 3 डायमेंशन कवर हो गए 2 मार्कर के क्वेश्चन में, व्हाट, हाउ एंड वेयर, ठीक है। क्या बोला इन लोगों ने, किसी स्थान विशेष पर कम समय अवधि में बहुत अधिक वर्षा का होना, सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में होती है, और इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए अपने, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट डायमेंशन कवर कर लिया एक क्वेश्चन का। 20 वर्ड्स हैं, 20 वर्ड्स में 3 चीजों को सोचो और लिखो, कोई भी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। ओवरऑल सोचो, क्लाउड बस्ट के अलावा ज्योग्राफी में और भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे, लीचिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुछ वो जो नदी मिट्टी से वो एकदम छन छन के जो चीजें चली जाती है, लीचिंग एक प्रोसेस होता है, सुना होगा आप लोगों ने, क्षरण, ठीक है, क्षरण। तो ऐसे एक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उन प्रोसेस का लिखने का हमेशा एक डायमेंशन सोचो, ओवरऑल डायमेंशन क्या सोचा, कोई भी प्रोसेस आया कैसे होता है, कहाँ पाया गया है, और कुछ रीजन एग्जाम्पल उसके बता के काम खत्म करना है, समझ में आए। उस प्रकार से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सारे डायमेंशन को कवर कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, जल्दी तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, इतनी स्पीड, ठीक, क्योंकि 1 घंटे में अपने को सम अप भी करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी और एस्पेक्ट समझाएंगे, ओके। फिर क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर प्रकाश रासायनिक धूम, जिसे कोहरा भी कहते हैं। अब ये भी एक टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि भाई समझाओ, हमने बस एक वर्ड दे दिया, अब भाई ये क्या है, ठीक है। क्या होने के बाद कुछ एग्जाम्पल होते हैं, या इससे इसने किसी चीज को प्रभावित किया है तो वो बताओ। क्या है ये, एक द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ये उत्पन्न होता है, इसे लॉन्स एनिलंस धुंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो
प्रक्रिया थी। ओवरऑल इन लोगों ने इसको फोटोकेमिकल स्मोक को सिंपल सी बेस में एक डेफिनेशन बेस था उसको बता दिया गया है। अगर इसमें कुछ और, हाँ, इसमें दो चीज लिख सकते हैं, स्मॉग में कुछ केमिकल्स जो इसमें फॉर्मेशन में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs, ठीक है, ये वोलेटाइल ऑक्सीडाइज जो पार्टिकल्स होते हैं और सॉरी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन से बनके क्या बनता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। तो एक ये छोटी सी और टर्मिनोलॉजी आप इसमें क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे एक हेडिंग की उसमें, कि जब आपने ये समझाया इसका, एक मिनट यार, हाँ ये सही है, ठीक है, आपने क्या समझाया, वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रिया, तो किसकी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, ये रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, तो थोड़ा सा और ऐड कर लो, बाकी इतना भी लिख कर आएंगे तो कोई आपके मार्क्स काटने के चांसेस नहीं है। अब द्वितीय प्रदूषक बताया, तो प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं वो हमें पता हो जाने चाहिए। द्वितीयक में कौन कौन से हैं, PM2.5, PM10 क्या होता है, इन सबको 2 मार्कर के हिसाब से क्या करो, तैयार करो। क्यों, क्योंकि अभी ये आया है, नेक्स्ट टाइम पे दूसरा भी आ सकता है, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन इसी बेस पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सीओडी, अब सिंपल बेसिक आ गया है, सीओडी बीओडी, ये बिल्कुल एक पॉल्यूशन के पैरामीटर्स हैं। अब पहले तो हमने ये देख लिया पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सेकेंडरी पॉल्यूमेंट्स। अब दूसरी चीज आती है इनको पता कैसे लगाया जाएगा, फिर तीसरी चीज आ जाएगी इनको सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। यही होता है एनवायरमेंट में, दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत को पहचानने के बाद उसको टेस्ट किया, फिर उसको सॉल्यूशन पे काम करा। यही सी चीज पे हम ना हमारा एनवायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अब भाई उसने अगर शॉर्ट में डेफिनेशन कुछ भी ऐसी टर्मिनोलॉजी लिखी है, तो पहला आंसर तो चालू करो किस पे, उसकी फुल फॉर्म लिखो, ठीक। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, डेफिनेशन लिखी उसकी और उसका फुल फॉर्म आपने लिख दिया, ठीक है। और क्या कर सकता है, एक आध पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, वाटर का क्या देख सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, या फिर इसको वाटर मेजरिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, वाटर में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स को जानने के लिए ये टेक्निक क्या हो रही है, यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि भाई दिस टेक्निक हैज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ वाटर, या फिर कितना इसमें पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये वाली सारी चीज हम इसको देखने सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपने इसको डेफिनेशन में समझा दिया। अब इसी लाइन को आपको कॉपी में लिखने में कितनी लाइन लगी होंगी, 4 लाइन भर गई होंगी इतनी सी बात करने में, ठीक है। तो अब इसी को देखना है कि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। नेक्स्ट NDMA, फिर शॉर्ट फॉर्म आया। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन आई, ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन केम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मींस संस्था आती है, तो संस्था हमेशा 2-3 चीजों पर काम करती है। पहले तो कब बनी वो, ठीक है, फिर कहाँ है, उसका कोई हेडक्वार्टर बता दो, और उसके कार्य बता दो। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी संस्था से संबंधित। अब NDMA आया है तो NDMA के बाद एक होती है SDMA, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक होता है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या इनके आने के चांसेस रहेंगी एग्जाम में, डेफिनेटली रहेंगी। तो इन्हीं लाइंस पे किसको हमें तैयार करना है, इन दो को भी आंसर की में लिख लो या अपनी कॉपी में लिखते चलो, साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। क्या लिखा, अब शॉर्ट फॉर्म था तो भाई पूरा लिखना पहला इंपॉर्टेंस था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब हुई, 2005 में, इन्होंने इनका चेयरमैन लिख दिया, और कार्य लिख दिया राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाना और लागू करना, किस चीज पे, पॉलिसीज एट द नेशनल लेवल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज की यहाँ कमी है, ऐड कर लो, ठीक। सो देखो अब प्रॉपर कीवर्ड्स में गई हैं चीजें, अलग अलग गई हैं। अब इनके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन 2005, एक लाइन यहाँ पर कम हो सकती थी, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर लिख सकते थे, या फिर कुछ और एक रोल लिखा जा सकता था। जब भी ऐसे पॉइंट में लिखो ना और आपको लग रहा है कि कोई चीज दो एक साथ में ऐड होके हम एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ड्स हैं, 20 वर्ड्स में जितना ज्ञान दे दोगे, जितना डेटा डाल दोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा कंपैरेटिव कॉपी चेकिंग के फॉर्मेट में। लेकिन
डाटा के चक्कर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मत भूलना कि भाई एनडीए में लिखा है तो एनडीए में की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या वो चीज, ठीक है। और 2005 तो चलो फैक्चुअल डेटा है, मिस हो जाता है, अगर नहीं पता है तो कभी भी फैक्चुअल डेटा को बिल्कुल मत लिखना। 2004 लग रहा है जरा भी डाउट हो तो मत लिखना, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है, ठीक है। हिस्ट्री में जरूर कर देते हैं हम 8th सेंचुरी 5th सेंचुरी, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते 21st सेंचुरी, ठीक है, कभी नहीं लिखना। ओके नेक्स्ट, सागरवाणी ऐप, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐप के बारे में पूछा, अब ऐप से क्या समझेंगे। अब दिमाग में आ जाएगा यार भाई अब सागरवाणी पूछ लिया तो अगली बार कौन कौन से ऐप हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बनाए हैं वो ध्यान में रखेंगे। ऐप का वही सिंपल, हु डेवलप्ड, व्हेन इट वाज डेवलप्ड, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किसने करा, क्यों करा, ठीक है। अब इसका है भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा, इनको इसका है, साथ साथ इसमें दो लोगों का और है, हाँ ठीक है। इसका जो डेवलप करा है मिनिस्ट्री इसमें यूज होती है, एक और लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंडर में ये डेवलप हुआ है। और अर्थ जो अपना ईएसएस जो है इसका फुल फॉर्म है अर्थ साइंस, सॉरी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पता था किसी को, अर्थ सिस्टम साइंस सिस्टम आई गेस, हाँ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और MOES, अच्छा ऐसा लिखा ही था यहाँ पर, ठीक है चलो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इन दोनों की हेल्प से इनका ओवरऑल किसने करा है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इसमें ये जितनी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं इन पे भी 2 मार्कर आने के बहुत कुछ चांसेस होंगे, क्यों, क्योंकि दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटेड विद डिजास्टर मैनेजमेंट, इन संस्थाओं का संबंध हमारे आपदा प्रबंधन के चैप्टर से या टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, तो सीधा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। क्या कर रहा है, समुद्री क्षेत्र या तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्री और मौसम संबंधी अलर्ट को पहुंचाने का, ठीक है, मेराइन एंड वेदर रिलेटेड अलर्ट्स टू पीपल लिविंग इन मेराइन और कोस्टल एरियाज, ठीक। चलो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज वाली जो बात है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक बार बहुत पहले आया था कि सबसे कम लिटरेसी, सॉरी हाँ सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की है। तो भाई एक बात याद रखो, ये जो सेंसस वाले क्वेश्चन है ना, कोशिश करो, प्रीलिम्स भी ये बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, अपन ने देखा है, इनके जो टॉप बॉटम के 3 याद करो विथ परसेंटेज, ठीक है, हमेशा काम आने वाला, नहीं भी पूछा तो हम लिख कर आएंगे, ठीक है। किसकी सबसे कम लिटरेसी, बिहार की, कितने परसेंट, लिखो उसको, 64 63 कितना है देखो और लिखो। अभी तक बहुत खुशी की बात है पेपर निकाल लेते हैं हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं तो बहुत हौच पौच होने वाली है आगे टाइम पे, ठीक है। क्या है, अब क्या पूछा था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले राज्य, कोई कहानी नहीं लिखना है, इन लोगों ने बढ़िया टेबल बना दिया, ये रैंकिंग भी हो सकती है, नहीं तो एक तरीका ये हो सकता है, ये वाला काम बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वो वाले डायग्राम में आ जाता है आपका, कोशिश करो ये सर्वाधिक भाई सबसे पहले इसने करी, फिर इसके बाद ये है, फिर यहाँ पर लिखो, यहाँ लिख दो आप इनका क्या परसेंटेज, और यहाँ पर आप स्टेट का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बन जाए कैसे, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको, लेकिन ये ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बन जाएगा, हम नाम लिख सकते हैं, सबसे पहले ये था मेघालय, अरुणाचल और बिहार। अब इसके लिए तो यार और कोई ऑप्शन नहीं है, सेंसस में जितना वृद्धि दर, डेंसिटी, पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा एरिया और साक्षरता दर, ये जो बेसिक बेसिक हमारे सेंसस के डेटा है ना, ये तो दोस्त बिल्कुल याद करके जाना पड़ेगा। और परसेंटेज नहीं आया तो छोड़ आना, अगर वो पूछ भी रहा है तो, लेकिन गलत मत लिखना, ठीक है। और नहीं तो जैसे कि मुझे याद नहीं आया, अब कुछ 63 या 64 है, तो 64% अगर हो सके तो अप्रोक्स लिख देना, लेकिन अगर लग रहा है कि यही 63 64 के आसपास है, तो बिल्कुल ही नहीं पता है तो ये भी मत लिख कर आना, सीधा नाम लिख कर आ जाना, अगर उसने पूछा भी है परसेंटेज तो बिहार लिख कर आ जाना, परसेंटेज मत लिखना अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो उसके बारे में, ठीक है। ये थोड़े सेंसस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे समझाएंगे। जन्म दर और मृत्यु दर वृद्धि में कमी के संयुक्त प्रभाव से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या, अब ये तो इन्होंने सिंपल डेफिनेशन लिख दी है, अब इन्होंने सिंपल वर्ड दिया था तो क्या इसके बाद हम इसके प्रभाव नहीं लिख सकते थे, ठीक है, एक वर्ड डाल सकते थे प्रभाव,
और अगर किसी के पास जगह है या इसको छोटा लिख पा रहा है, तो आप इस प्रभाव के बाद कोई अगर आपने नीति बनाई है इस विस्फोट को कम करने के लिए, तो क्या हम उस नीति को भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि उन्होंने तो खुला छोड़ दिया जनसंख्या विस्फोट समझाओ, अब आपके ऊपर है कि कम शब्दों में आप उसके प्रभाव और नीति को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट होने से क्या होता है, रिसोर्सेज या जो भी आपके पास, हाँ, उनकी कमी हो जाती है, ज्यादा लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी एक लाइन में उस चीज को फ्रेम करो और लिखो। इस डेफिनेशन को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा छोटा करो और अलग अलग प्रभाव और इसके लिए नीति। खुश हो जाएगा एग्जामिनर, भाई काम की चीज। उसने पूछा थोड़ी था कि जनसंख्या विस्फोट को समझाइए, नहीं पूछा ना, खुला छोड़ दिया, जो समझ में आया लिखो। अब आपका दिमाग है कि कितनी क्रिएटिविटी करके आप ज्यादा से ज्यादा डेटा देके हमें काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रमोशन। फिर रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया में कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं? ठीक है, ओवरऑल गुब्बारा इन लोगों ने 4 लिखे हैं, लेकिन वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ग्राउंड बेस्ड, एक एयर बेस्ड और एक स्पेस बेस्ड। ठीक है, 3 होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये भी ऑन एन एवरेज उसी को यूज करा है, जैसे कि हमारा गुब्बारा आधारित एयर बेस हो जाएगा, वायुयान एयर हो जाएगा, ये तो रॉकेट और आधारित सेम ही हो रहे हैं, बट ठीक है, 3 लिखो। मैंने जहां तक पढ़ा है समझा है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम या जनरलाइज टर्म में देखे जाएं तो आपके भूतलीय आधार, वायु आधारित और अंतरिक्ष आधारित। ठीक है, प्लेटफॉर्म सिंपल लिखो। जो पूछा था हाउ मेनी टाइप्स पूछा है, तो चुपचाप से टाइप्स लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई रिमोट सेंसिंग नहीं समझाना, कोई एप्लीकेशन नहीं समझाना, क्योंकि उसने स्पेसिफिक मेंशन क्या करा, टाइप्स बताओ, टाइप्स बताओ, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट IRS-1 है। अब इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया आपको कि IRS-1 से 1A से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो बता दो, आपका काम हो जाएगा। क्या करा इन लोगों ने, उसका पहले शॉर्ट फॉर्म था तो फुल फॉर्म बताया। ठीक है, फिर एक फैक्टर बता दिया कि इंडिया की पहली इंडिजिनस या मतलब आपकी स्वदेशी सुदूर संबंधी था। फिर प्रक्षेपण वर्ष बता दिया और उसकी प्रयोग बता दिया। ठीक है, प्रयोग ओवरऑल जैसे मैंने लिख दिया, कृषि, वन, जल संसाधन, पर्यावरण, ये थोड़े उन्होंने क्या कर दिए, स्पेसिफिक कर दिए। अगर इसके कुछ जनरलाइज प्रयोग पे हम लोग देखेंगे, तो जनरलाइज प्रयोग क्या कर रहा है, ये मैपिंग के लिए हेल्प करता है। रिमोट सेंसिंग बताओ, मैपिंग के लिए करेगा, ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, और तीसरा ये मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, करेक्ट। अगर हम जनरलाइज किसी सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रयोग के बारे में जानेंगे तो क्या करेंगे, हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डेटा लेते हैं, उसको मैप में यूज कर सकते हैं। हम उसकी मॉनिटरिंग, बाकी चीजों के लिए लैंड मॉनिटरिंग सिस्टम यूज होता है जो अपने एरिया या एग्रीकल्चर में देखते हैं। और मैनेजमेंट, जैसे जल संसाधन लिखा है, उसके मैनेजमेंट के लिए कहाँ कितना है, ड्रॉट सूखा कहाँ पड़ रहा है, उस चीज को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रॉड उसमें टर्म है। ठीक है, और ये स्पेशलाइज कर दिया, दोनों में से कोई गलती नहीं है, आपको जो भी समझ में आप लिख सकते हो। 3 डायमेंशन उन्होंने दिए हैं, सफिशिएंट है एक 2 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या पूछा है, इसके तंत्र पूछा है भाई। तो GIS नहीं समझाएंगे, सिंपल जो इनके एलिमेंट्स या क्या कहते हैं कंपोनेंट्स पूछे हैं, कंपोनेंट्स लिखो और आगे बढ़ो। अब आपके ऊपर है 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं, या ये गोला बना के बढ़िया यहाँ से ऐसे करके लिख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे है। ठीक है, आपने अगर ये 1 2 3 4 5 यूज कर दिया है किसी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो कोशिश करो बढ़िया से यहाँ पर एक 5 के लिए मैं हट बनाती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे GIS के क्या है कंपोनेंट्स, GIS कंपोनेंट्स, और 1 2 3 4 5 बना के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम, ऐसा नहीं है कि 2 मार्कर में हम ये चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। हमारे आंसर कॉपी में थोड़ी सी क्या दिखती है, वैरायटी दिखती है। ठीक है, और वैरायटी ही दिखाना है, जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट है आंसर राइटिंग में। क्लियर, चलो नेक्स्ट, जीपीएस। अब जीपीएस भी ओवरऑल आप जितना समझ, अब इसमें ना कोई एलिमेंट्स पूछा ना कैरेक्टरिस्टिक पूछा, अब जीपीएस के बारे में जो जो समझा सकते हो आपके ऊपर है। ठीक है, इन्होंने क्या समझाया, शॉर्ट फॉर्म थी, फुल फॉर्म लिखा, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड टाइम ऑफ एनी प्लेस, यूजेस मैपिंग और लैंड सर्वे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, क्या यूज करता है, रेडियो ट्रांसमिशन वाली जो चीजें हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको और हम थोड़ा सा प्रिसाइज डेफिनेशन लिख सकते हैं,
यूज में क्या करा जीपीएस में, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल डाल सकते थे, क्या है आप जीपीएस के, ठीक है, डालो क्या क्या जीपीएस सिस्टम है हमारा, क्या है, नाविक है, ग्लोनेस है, ठीक है, ये कुछ जीपीएस के एग्जाम्पल है कि नहीं है, हम एग्जाम्पल्स लिख सकते थे यहाँ पर। क्लियर? सो आपके ऊपर है अब जीपीएस क्या है, फर्स्ट जीपीएस, इंडिजिनस जीपीएस हमारा क्या है, ये जो 4 लाइन उन्होंने यूज करी है उनको एक साथ डाल देते, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सैटेलाइट बेस्ड रेडियो ट्रांसमिशन, एक लाइन आ सकता था। फिर टेस्ट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड टाइम ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, तो यूज फॉर लोकेशन बेस्ड सर्विस या नेविगेशन सर्विस, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा फ्रेम करके, मतलब ये जो 4 छोटे छोटे सेंटेंस है 2 में कन्वर्ट करो, एक बढ़िया सी एक्स्ट्रा लाइन डालो, ठीक है, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, विभिन्न दोषों की नौ वहन प्रणाली, चलो पूछ ही लिया था उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट में, तो बता दो बस, जितनी याद आ जाती है आप लिखो, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिल मतलब अब बैठ के इसका फुल फॉर्म मत लिखने चले जाना, ठीक है, यहाँ लिखने चले गए तो पेपर छूट जाएगा। ग्लोनेस है ग्लोनेस, गगन है तो गगन, ठीक है, गगन अकेला आता तो गगन को समझाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, हाँ ये जो विद्युत स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट है, इसको तो कुछ मत करो, एक अपना बढ़िया ये डायग्राम बना के रट लो किसी भी हालत में, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी वाली डेट मुझे भी नहीं याद है कि प्रॉपर करेंगे, लेकिन आपको विजिबल रेट से लेके रेडियो तरंगे तक फ्रीक्वेंसी 2 चीज में करना है इसको, ठीक है, आवर्ती फलन में और क्या बोलते हैं वेवलेंथ को क्या, हाँ ठीक है, 2, इन 2 में हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, ठीक है। तो भाई हम क्यों ना इसको याद कर लें, हालांकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जैसे लास्ट टाइम कभी कॉपी चेक करी है, तो ये वाला जो डायग्राम 2 मार्कर्स ही बना देते हैं, ये तभी बनाना जब आप तरीके से बना पाओ, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, क्योंकि जो क्लीनलीनेस है वो अफेक्ट हो जाएगी 2 मार्कर में। अगर सिंपल लिखता, क्या पूछा था, विभिन्न तरह की आवृत्ति फलन पूछा है, तो वह एक बस है आवृत्ति फलन आपने लिख दिया, और अगर यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, देख लेना, आज गूगल में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है, इस प्रकार से रहता है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ऐसा, फिर धीरे धीरे करके ये कम होती चली जाती है। ऐसा करो, इनको डिवाइड करके गामा रेडियो वेव्स ये विजिबल रेस करके खत्म करो, ठीक है, ये बनाओ, उसके बाद ये बनाओ, अगर आपका राइटिंग स्पीड स्पेस टाइम प्रोवाइड करता है तो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी है, बना इसको बना दोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो दुखी होने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन इसको आप वेवलेंथ के फॉर्म में भी याद करना है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। डन, चलो ये हो गए हमारे ओवरऑल 2 मार्कर। डाउट किसी को, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ गलत लगा है, नो डाउट, बढ़े आगे। चलो अब आते हैं हमारे 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए। 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए अगर मैं एक ओवरऑल अप्रोच की बात करूं, वैसे कई लोग आपको बताई होगी इस अप्रोच के बारे में, हमेशा याद रखो ये और ये और ये तीसरा सेगमेंट, ये जो इंट्रोडक्शन है और ये जो कंक्लूजन है, इसमें क्रॉस लगाने का मतलब है ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी से क्या समझे कि लिख दोगे तो अच्छा है, टाइम है, क्वेश्चन अच्छा दिखेगा, लेकिन इसको लिखने के चक्कर में आगे के क्वेश्चन छोड़ देना, ये बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी, ठीक है। सो मेन चीज तो इसमें क्या रहती है, इस पे फोकस करना है, जो बोला है लिखो और आगे बढ़ो। अगर लिख भी रहे हो तो इसको एक लाइन में लिखना है, एक लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ एक फंडा कि 7 मार्कर का क्वेश्चन है, 7 मार्कर में 1 मार्क्स का इंट्रो, 5 मार्क्स की बॉडी और 1 मार्क्स का कंक्लूजन, ठीक है। 5 मार्क्स का मतलब आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है 5 पॉइंट्स कैसे लिख रहे हो, 7 पॉइंट आते हैं तो 5 बीच में लिख दो और एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन में डाल के आगे बढ़ जाओ, तो हमारी आंसर की फ्रेमिंग भी अच्छी लगेगी, हमारे साथ के साथ पॉइंट्स भी कवर हो गए और काम का काम बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा 7 मार्कर के लिए इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, वेटेज ज्यादा है, 70 मार्क्स का पूरा वेटेज लेके चल रहा है, ये क्वेश्चन पूरे करना जरूरी है। दूसरी बात, हर 7 मार्कर हम अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, तो क्या करना है इसके लिए, शुरुआत के जो 5 to 6 7 मार्कर है प्यार से लिखो, अच्छे से लिखो, बाद के 3 मार्कर के लिए बिल्कुल जान देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर 10 मार्कर जिनका पेपर छूट रहा है उनके लिए, ठीक है। इनके लिए जो 6 7 8 9 10 है, उनके लिए क्या आप अडॉप्ट कर सकते हो, उनके लिए ये गोला पद्धति, ठीक है।
ये लिखो, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। पूछा जाए कि फैक्टर्स बताओ या किसी के कारण बताओ, कुछ भी लिखे, ये लिखा, डन डन डन, खत्म। ठीक, ये अब बनाना पड़ेगा। इसमें भी अगर चीजें आपने लिख दी जो मांगा है, तो आपके 2.5 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और जब बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लिख देंगे 2018 के पैटर्न के हिसाब से दिमाग लगा के देखा जाए, तो 3 से 3.5 मार्क्स ही मिलेंगे अभी की कंडीशन में। बाकी किसी को नहीं पता आयोग कैसे मार्क्स दे रहा है, क्या कर रहा है। क्लियर? सो ये एक एवरेज मार्किंग स्कीम हम लोग लेके चल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलो, ये ओवरऑल अप्रोच हो गई। अब है इसमें क्वेश्चन क्या है, भूकंप अभिकेंद्र के क्या होते हैं, भूकंप के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। क्या दो चीज पूछ रहे हैं ये, पहले तो अभिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर कंपलसरी आ गई कि एक लाइन तो आप, एक से दो लाइन तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दो बातें पूछ ली हैं। ठीक है, सो पहले बात बताओ, समझाओ, और उसके बाद भूकंप के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। इसको लिखेंगे दो लाइन में और कारणों को सिंपल से समझाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है, तरंगों के धरातल जिस बिंदु को सर्वप्रथम पहुंचती है। इसके बाद जगह हो तो इस जगह में क्या बना सकते हैं, छोटा सा, जब भी 7 मार्कर के क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं, इसको डील करने के लिए क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाओ। अब आपको अगर मैप या डायग्राम कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है तो बॉक्स रहेगा, ये बना दिया, यहाँ पर ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, एपिक सेंटर हो जाता है, ये दिखा दिया। ठीक है, खत्म। ठीक है, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगा। ठीक है, आपकी दिमाग की क्लैरिटी पता चल जाएगी। आपने एक एक्स्ट्रा फैक्ट, फोकस भी डाल दिया है। ठीक है, ये लिखना, छोटा सा ये डायग्राम बना देना, बिल्कुल यहाँ तो बड़ा बन गया है, और सीधा यहाँ पर लिखना कारण, कारण को ऐसे लिखेंगे, गोला बनाएंगे, और बस 3 से 4 कारण लिख के बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना, इसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने कारण को बहुत अच्छे से समझाया है, मानव जनित और प्राकृतिक, बहुत अच्छे से क्लियरली। बांध खनन, ये तो बहुत ज्यादा लिख दिया है, इतना हम बहुत प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। हम आंसर राइटिंग में कैसे कर पाएंगे, सीधा, अगर आप डिवाइड भी कर दे रहे हो प्राकृतिक और मानव जनित, तो सीधा सीधा लिखो, बांध व जलाशय के भराव के कारण, खनन गतिविधियों के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते चले जाओ, भूजल जल दोहन, एग्जाम्पल दिल्ली, गैस खुदाई, डिब्रूगढ़, भारी निर्माण। अच्छी बात क्या है इस आंसर राइटिंग में, कि उन्होंने जो बोला है उसके ना एग्जाम्पल बहुत दिए हैं। जब भी आप किसी चीज को समझा रहे हो, कारण प्रभाव बता रहे हो, उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल्स को कोट कर देते हैं, तो हमारी आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। हम एक जनरलाइज्ड आंसर से स्पेशलाइज्ड आंसर के सेक्शन में पहुंच जाते हैं, और हमारे मार्क्स जो होते हैं, एक प्रीवियस, जिसने सिंपल किस, अगर जैसे कोई लिखने गया, उसने इन दो में डिवाइड नहीं करा, सीधा क्या बोल दिया, जल भराव के कारण, खनन गतिविधियों के कारण, हिमालय सक्रियता के कारण, ज्वालामुखियों के कारण। ठीक है, निम्न उससे होता है। ये कब लिखेंगे, जब हमारे पास टाइम नहीं होगा तब लिखेंगे, लेकिन ये शुरुआत का क्वेश्चन है, डिवाइड करो और एग्जाम्पल के साथ लिखो। ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेमिंग है, इसको आप देखोगे और अपने आप कोशिश करना कि हम टाइम लिमिट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, चलो ये इंग्लिश में हो गया। अब आते हैं, प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन में समझाना पड़ रहा है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्षा इतनी होती है, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट, बता दो तो अच्छा है। अगर आपको टाइम नहीं लग रहा है, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा उतरो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो सीधा आओ, भारत में निम्नलिखित सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, 1 2 3, बात खत्म। ठीक है, और इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज करनी है, इसको बताने के साथ हमें इंडिया का मैप जरूर बनाना है, और थोड़ा सा उनको क्या डिकोड बिल्कुल कर देना है। पूरा मत लिखो कि ये बाड़मेर है, ये राजस्थान है, बस एक उस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे। अब देखो एरिया कौन सा बताया जा रहा है, क्या है, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम हाईएस्ट वाले बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान वाला एरिया को डिकोड वो यहाँ पर सिंबलाइज कर सकते हैं। राज भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, को मैक्सिमम इस एरिया में पाया जाता है, अगर आपको एग्जैक्ट नेम नहीं आता है तो राज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लेकिन वैसे क्या बताया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, इन लोगों ने जो आंसर करा है उसको 3 में बांटा है, कैसे, एक्सट्रीमली। अब देखो ये जो मैपिंग है ना, चलो बहुत अच्छी चीज, ये जो मैपिंग है अब इसको ना 3 में कर दो, एक्सट्रीमली ड्रॉट में कर दो, ठीक है, फिर सीवियर ड्रॉट में और मॉडरेट ड्रॉट में।
हम यहाँ पर साइड में एक बढ़िया सा मैप छोटा सा बना के, और उसमें कुछ ज्यादा, अब उन्होंने पूछा क्या है, सिर्फ एरियाज बताने हैं। मार्क्स किस पे मिलेंगे? मैप पे। बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने विजुअलाइज कर दिया, वो आपकी कहानी पढ़ेगा भी नहीं, उसने एक सेगमेंट देखा। दिमाग की क्लियरिटी कैसे पता चली? कि आपने पहले ही उसको सीवियर और मॉडरेट और एक्सट्रीम में डिवाइड करा, मतलब बच्चे को समझ है, बैठ के लिख नहीं रहा है ओवरऑल। ये तब है जब को आता है, नहीं आता तो फिर तो लिखोगे राजस्थान वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, ये डीलिंग करना होता है, ठीक है, जो अपन करते, ठीक है। अगर पता है तो पहली चीज तो आपकी किसने, हेडिंग ने आपका दिमाग क्लियर कर दिया। फिर दूसरा मैपिंग ने क्लियर कर दिया। फिर ये कहानी लिखो ना लिखो, इसमें से एक आध बात लिखो, बात खत्म, ठीक। नहीं आता क्वेश्चन तो इन्होंने जो बोला वही करते, कि भैया इतने परसेंट ये है, इसमें से महाराष्ट्र में ये होता है, राजस्थान वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश में आते हैं तो बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया। मार्क्स आपको वहां भी मिलेंगे, लेकिन इससे आपको ज्यादा बिना पढ़े ही एक इंप्रेशन बन जाएगा आपका, अच्छा, ठीक है। चलो, ये इतनी जो कहानी लिखी है, ये आप तो आंसर राइटिंग में नहीं लिख पाओगे, बस ये डेटा एक्स्ट्रा दिया है, यूज कर सकते हो तो करो, ठीक है। नेक्स्ट, आपका कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। उष्णकंडीय चक्रवात हेतु आवश्यक किसका, दशाओं का वर्णन कीजिए। अब ये देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, इसके प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होती हैं, कोरिलस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, फलतः ये वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चुपचाप से अगर इसमें इंट्रोडक्शन लिखना ही था तो क्या लिख सकते थे, छोटा सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझा दो, वो चक्रवात जो सो एंड सो एरिया में इतना टाइम पे आते हैं, ठीक है, बस एक लाइन में जितना छोटा से छोटा कर सको, और सीधा किस पे आओ, आवश्यक दशाओं पे, बस। इसके अलावा इतनी कहानी आईटीसीजेड लिखने बैठे तो ये नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ किसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, ठीक। चलो, पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना ओवरऑल। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? अब भाई ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें अगर इंसान को नहीं पता कि क्यों चक्रवात आते हैं तो आप क्या लिखोगे बताओ ओवरऑल? किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नहीं पता बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं, ठीक है, लेकिन हमने चक्रवात पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लिखो, जिस वजह से चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। काम खत्म, बेसिक। हाँ, क्या भाई है भाई, आर्द्रता अधिक रहती है वहां पर, उथला पानी, कम क्षारीयता, ठीक है, वर्षा की गर्म हवाएं, पश्चिमी हवाओं की अनुपस्थिति, थोड़े बहुत तो इनमें से पॉइंट आएंगे, ठीक है। और अरब सागर की तुलना में अधिक संवेदनशील, ठीक है। यह सब स्थिति अरब सागर में नहीं पाई जाती है। बहुत ही बेसिक, लेकिन हमने अटेम्प्ट करना सीखा। हम खाली रहने से पहले, अगर आप पढ़ के आए हो, हमारा सिलेबस का टॉपिक है भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो बेसिक किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी में है, तो इतना तो पता होगा कि भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे बनता है और ऐसे ऐसे एरिया में आता है, ठीक है। तो हमने कंडीशन आई तो वही कंडीशन डील कर दो। अब अगर कोई आता है कि इस एरिया में चक्रवात क्यों नहीं आता है, तो बस इन चीजों की कमी हो जाएगी उसमें, क्लियर। थोड़ा सा जो हमारा आंसर राइटिंग है ना, एक हमारे सर बोलते थे ऑफ द रिकॉर्ड, ये थोड़ा बेवकूफ बनाने की कला रहती है, ठीक है। हमें कैसे चीजें मोल्ड करके लिखनी है वो आपके ऊपर है। बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दो और चीजों को पॉइंट्स में लिखो, ताकि उस सामने वाले चेकर के दिमाग में भी क्लियरिटी रहे कि वो क्या चेक कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सिंपल, बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनने के कारण यहाँ तो उन्होंने सीधा चालू कर दिया, क्योंकि डायमेंशंस बहुत सारे थे। हेडिंग लिखने के बाद भौगोलिक स्थितियां, चक्रवात तीव्र हो जाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मैं हेडिंग लिख के आगे लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, तो सीधा लिखो अधिक आर्द्रता के कारण उच्च नमी बनी रहती है, ठीक है। एक एक लाइन में लिखो और खत्म करो। लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है ना कि हेडिंग लिख के उसके बारे में कुछ लिखो, तो ये थोड़ा सा एक आइडल फॉर्मेट माना जाता है। क्या होता है कि भाई आपने एक लिखा और उसको थोड़ा सा समझाया भी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है प्रैक्टिकली जब हम लिखते हैं ना, तो ये हेडिंग्स याद ही नहीं आती है, बस सीधे काम काम की चीज याद आती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही मैंने जो पहले बोला, 7 मार्कर है, चुपचाप से 5 पॉइंट लिख कर आ रहे हो, और किसी क्वेश्चन में ये हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट कर दो, किसी में सिंपल पॉइंट्स लिख दो, किसी में गोले बना दो, तब जाके पेपर पूरा होगा। नहीं तो आइडल सोच लिया तो पेपर पूरा नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो इन्होंने डायग्राम बना दिया उसका चक्रवात का। अरे, फिर पार्टिकुलेट मैटर क्या है, इसके स्रोत और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
क्या पूछा है इन्होंने, पहले पूछा मैटर क्या है, तो अब तो हमें थोड़ा सा 2-3 लाइन उसको लिखनी पड़ेगी, और स्रोत और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने स्रोत लिख दिए और इनका आगे चलकर प्रभाव लिखा है, ठीक है। इसको आप बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऊपर लिख लेते, अपनी प्रॉपर पार्टिकुलर मैटर को समझाओ, यहाँ पर इसको स्रोत समझाओ, और यहाँ पर प्रभाव बना के दो दो तीन तीन, बस तीन तीन अगर आप पॉइंट्स लिख दोगे तो भी अपना काम बन जाएगा, इतने सारे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, प्रभाव पूछा है इन्होंने, यहाँ पर प्रकार भी बता दिए। अभी जो प्रकार है लिखते तो ठीक है, क्योंकि आपने ये भी बताया और आपने ये भी बताया, ठीक है। तो या तो ये बताओ या तो ये बताओ, ठीक है। जो ज्यादा वैलिड रहे, मुझे लगता है ये PM10 और PM2.5 बताओगे तो ज्यादा ऑथेंटिक और प्रॉपर लगेगा, ठीक है। समझाओ, एग्जाम्पल, डिवाइड करो, स्रोत, और दूसरे में क्या पूछा है, प्रभाव। प्रभाव कैसे लिखे हैं, अलग से शायद गोला बनाया है, ठीक है। श्वसन रोग ये, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रभाव में क्या क्या करते हैं, इसमें सीधी बात लिखो, श्वसन रोग सीधा एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस, कैंसर। बच्चों और वृद्धों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, दृश्यता घटना, और अम्ल वर्षा में योगदान। अब कोहरा या धुंध बढ़ाना से कोई मतलब नहीं है, सिंपल दृश्यता लिखने के बाद काम खत्म हो सकता है, और अम्ल वर्षा में योगदान देकर मृदा व जल प्रदूषण को बढ़ाना, तो सीधी सी बात है, आप इसमें मृदा या जल प्रदूषण भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी और शॉर्ट हो जाता। क्लियर। सो हमें स्पेस का और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करने पे फोकस करना है, ज्यादा इस आंसर की को देख के, क्योंकि चीजें आपको प्रोवाइड इसलिए करी जाती हैं कि आपको एक होलिस्टिक वे में तैयारी हो, लेकिन इससे ये नहीं समझना कि इतना ही डेटा मुझे कॉपी में लिख कर आना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। इस डेटा को भी और छोटा करो, जितना आपसे छोटा हो सकता है, बस इससे इंफॉर्मेशन गेन करनी है हमें, ठीक। फिर यहाँ पर क्या सेगमेंट आए, अब मृदा प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, एक, इसे रोकने के उपाय बताओ, ठीक। जब भी 2 डायमेंशन में क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्कर में, इसमें बहुत बचने की जरूरत है। क्या होता है, हम 10 मार्कर में उम्मीद करते हैं कि 2 सेगमेंट में क्वेश्चन आएगा, हम बहुत प्यार से उसको एक एक पेज में समझाएंगे, लेकिन जैसे ही वो 7 मार्कर में आता है ना, दो प्रॉब्लम्स आती। एक तो भैया तुमको कितना समझाएं मृदा प्रदूषण को, फिर आपको समझाने के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट उसको स्टार्ट कहाँ से करें ताकि वो खत्म हो जाए जगह पे, और चीजें थोड़ी नीट एंड क्लीन भी दिखे। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि क्या समझते हो, तो सीधा लिखो, या तो लिखो मृदा प्रदूषण हेडिंग डालना और उसकी 2-3 लाइन लिखना। फिर ये जो उपाय है ना, यहाँ मत लिखा करो, इसको ना बीच में लिखा करो यार, ठीक है। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये तो कॉपी बिल्कुल प्रिंट आउट हो के आई है, बट हमारे पास 8 से 9 लाइन है बस, ठीक है। तो यहाँ बहुत हौच पौच वाली कंडीशंस हो जाती है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करेंगे। अब जब दो चीज आ रही है, तो इसमें जैविक की प्रमुख तकनीक मृदा परीक्षण हम हेडिंग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। इसमें सिंपल लिखो, अब रोकने के उपाय, जैविक कृषि या खेती के द्वारा क्या यूज करना, हरी कंपोस्ट का यूज करना, ठीक है। फिर प्रमुख मृदा तकनीक, तो इसमें डालो बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेडिएशन वाले तकनीकों का इस्तेमाल। फिर मृदा परीक्षण जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड और कवर क्रॉपिंग। ऐसे लिख सको तो बहुत अच्छा, एक बार लिख के जरूर देखना जो इन्होंने फॉर्मेट यहाँ बनाया है, क्या आप उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोशिश ऐसे ही करेंगे, लेकिन मुझे अच्छा बहुत, जब भी मैं देती थी एग्जाम, तो जब मैं आंसर की कॉपी करने की कोशिश करती थी ना, तो बहुत बड़ा चला जाता था। होता ही, आप करके देखना, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट का कोई सेंस नहीं रहता, ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जाने दो इसको, 5 से 6 दे दिए हैं। अब आते हैं, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब जनसंख्या वितरण के कारक करने वाले कारकों का उल्लेख करना है, तो अब भाई कोई भी जो कारक है, ठीक है, जैसे कि आया भौगोलिक कारक, तो इसको हमें तो यार एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डिमांड एक्सप्लेनेशन, ये खुद बोल रहा है, क्योंकि अब लिखा भौगोलिक भौगोलिक कारण, उपजाता वाला कारण और क्लाइमेट और जितनी भी चीजें हैं, इनको लिख के छोड़ नहीं सकते। अब सॉइल फर्टिलिटी से जनसंख्या का क्या रोल है वो समझ में नहीं आएगा अगर सिंपल सॉइल फर्टिलिटी लिख के चले जाओगे तो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के कारण बिल्कुल, सामाजिक बताओ, आर्थिक बताओ, भौगोलिक बता दो, ये भी चल सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे जरूर समझाना पड़ेगा। देखो सब पॉइंट नहीं, जैसे कि आपने लिखा सामाजिक कारण, तो बताओ सामाजिक कारण क्या होंगे, तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा हमको।
हाँ बिल्कुल लिखो, सामाजिक डैश बाल विवाह ये, ठीक है, आप इस प्रकार से चीजें लिख सकते हैं। भौगोलिक में इन्होंने क्या लिखा है, समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, नदी, घाटी आदि जनसंख्या में आकर्षित करती हैं। इतना हम नहीं लिख पाएंगे, इसमें क्या करेंगे, भौगोलिक कारण में क्या है, समतल भूमि से कृषि को उत्पादन अधिकता, जैसे कि गंगा यमुना द्वाब, ठीक है, बस इतना बेसिक लिख के आगे बढ़ सकते हैं। जलवायु, अब जैसे ये है तो आपने जैसे लिखा कि भौगोलिक कारण, तो भौगोलिक के अंदर ये सारी चीजें भूगोल की ही आ जाएंगी, ये जलवायु, मृदा उपजाऊ सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। सोशल आपका एक अलग डायमेंशन है, बहुत अच्छा है, ऐसे भी अगर आप सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ही हैं, ठीक है। क्लाइमेट किस में आता है, ज्योग्राफिक में। सॉइल किस में आती है, ज्योग्राफी कंडीशन में आती है। तो हमको ये 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में जानेंगे तो भी चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। खनिज, औद्योगिक विकास, परिवहन सुविधा, ये अपने इकोनॉमिक में आ जाएगा, ये अपना इकोनॉमिक में आ जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इनको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ इन्होंने 6 पॉइंट, 6 से 7 पॉइंट डाले हैं, हमारे लिए आंसर राइटिंग में ऐसा फिजिबल करना मुश्किल है, ठीक है। लिखो और काम की बात लिख के, बट इसमें अब क्या सीखा इससे हमें, कि भाई इसमें हेडिंग बहुत जरूरी थी, और हेडिंग के साथ अगर आप एग्जाम्पल डाल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे लिखा आपने खनिज और औद्योगिक विकास, तो क्या होता है खनिज और औद्योगिक विकास के होने से, खनिज होने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, बस इतना लिखो। जैसे डाल दो टाटा स्टील, जमशेदजी, लिख दो, खत्म। इतना ही क्लियर हो जाएगा। आपने बताई किसकी, यहाँ से होने से रोजगार प्राप्त होता है, और आपने कंपनी का नाम लिख दिया, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, 2 से 3 वर्ड्स में हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, फिर इन्होंने देखो यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख दिया है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। फिर सुदूर संवेदन डेटा नीति 2011 के प्रमुख प्रावधान। अब देखो कोई भी नीति आ रही है भाई, ठीक है, कुछ भी, ये आजकल एमपीपीएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, वो नीति पे बहुत बात करते हैं। नीति बेस्ड क्वेश्चन आई तो सबसे देखो, सबसे पहले वो कब आई, ठीक है, खैर उन्होंने 2011 बोल दी, अच्छी बात है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आई है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री का नाम लिख दो, एक डायमेंशन ये हो जाएगा, ठीक है, मंत्रालय। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं बताओ, नीति आ गई, अब नीति का कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी उद्देश्य से आई है, तो इसका उद्देश्य। और क्या बोलेगी नीति, खत्म, बड़ी बड़ी चीजें आ गई। अब इसके कुछ प्रावधान, ठीक है, सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेजर्स या फिर प्रावधान लिख दो यहाँ पर, बस। अब क्या आप कितने प्रावधान लिखेंगे, बड़े बड़े आते हैं। अब हमने कितनी चीज लिख दी यहाँ पर, ये चीज थोड़ा सा इंट्रो में डाल दो, और ये चीज क्या डाल दो, इंट्रो में डाल दो, ठीक है, बढ़िया सा एक लाइन का इंट्रो हो जाएगा, सो एंड सो ईयर में सो एंड सो मंत्रालय द्वारा लाई गई, ठीक। फिर एक बढ़िया सा, फिर एक खत्म होने के बाद हमने हेडिंग बना दिया इसका उद्देश्य का, एक लाइन में या 1.5 लाइन में उद्देश्य आया। अब जो मेजर्स हैं बच्चे, कोशिश करो कि इसको 4 से 5 पॉइंट में खत्म करें, ठीक। तो क्या करा है इन लोगों ने, इन्होंने बताई है पहले डेटा की श्रेणियां बताई, इन्होंने सीधा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने जितना इसको पढ़ा है ये थोड़ा सा लंबा चला गया है, ठीक है। तो एक मिनट इसको देखते हैं, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करी थी, 2.8। हम्म, चलो ठीक है, शॉर्ट में कुछ नहीं है। आपका जो इन्होंने कैटेगरीज ऑफ डेटा और ये सारी जो हेडिंग्स डाली है ना, प्रावधान में एक सिंपल डाटो की डेटा की श्रेणियां, इसको बिल्कुल वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर एक्सप्लेन। डेटा की श्रेणियां में सामान्य डेटा और नियंत्रण डेटा में कंट्रोल करा है। फिर इसकी वितरण की जिम्मेदारी एनआरसीसी को और इसरो के अंतर्गत है, बात खत्म। फिर विदेशी नियंत्रण किसके द्वारा, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसरो से। बस ये 3-4 चीजें लिखो और आगे बढ़ो, ठीक। उपयोग को बढ़ावा, निर्यात को प्रतिबंध। अब इसकी यूएसपी क्या है इस नीति की, ये हेडिंग्स, ठीक है, ये हेडिंग जितने अच्छे से याद हो जाएगी हम काम करेंगे। अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, अब मुद्दा ये आता है, मुझे रिमोट सेंसिंग की पूरी कहानी पता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता, मैं नीति पढ़ के नहीं आई हूँ। हो चुका है कई लोगों के बारे में, अगर किसी ने पुराने मेंस दिए हैं तो बताओ क्या करेंगे, ऐसी कोई नीति आ जाती है, बिल्कुल नहीं पता, क्या सोचते हो बताओ। आप अपन को डील करना सीखते हैं, देखो फटाफट यही क्वेश्चन थोड़ा डीलिंग का है। इसमें मैंने अपन ने क्या बताया, अरे यहाँ आ गए, हाँ देखो
अब इसमें जब मुझे ये नीति नहीं पता तो कुछ ना कुछ आइडियाज लगाएंगे, लेकिन बेसिक वाले। कैसे कि कब आई, तो चलो 2011 है, इस सेगमेंट को कुछ गड़बड़ हो रही है तो मत डालो क्योंकि डेट वाला सेक्शन है। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, क्या इस चीज को थोड़ा बहुत आप इतना पढ़ चुके हैं तो गैस मार सकते हैं कि अगर चाइल्ड पे कोई नीति आई है, टूरिज्म पे कोई नीति आई है, ठीक है, स्टार्टअप पे कोई नीति आई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री लागू करेगी, क्या हम इसको गैस मार सकते हैं? मार सकते हैं ना? तो डेफिनेटली उसको लिख सकते हो मिनिस्ट्री को। आजू बाजू चाइल्ड से आई है तो कौन बनाएगी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाएगी। स्टार्टअप कौन बनाएगा? ठीक है, स्टार्टअप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एआईजीपी लेकर आ रहा है कि एमएसएमई लेकर आ रहा है कि स्किल वाला है, तो पंगे मत पड़ो, ठीक है, मत लिखो मिनिस्ट्री वाला। ऑब्जेक्टिव, अब कोई भी जो नीति आ रही है, अगर आपको उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का ज्ञान है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इस चीज में कि बच्चे के लिए कोई नीति आ रही है। जैसे मैं बच्चा एग्जांपल से दे रही हूँ कि मेरे से नहीं बना था क्वेश्चन, एक बार आया था, तो ठीक है। तो अगर चाइल्ड के लिए, चलो अपन रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ा। अब उसके लिए कोई भी नीति आएगी तो किस चीजों पे काम करेगी? रिमोट सेंसिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, उसको जो लागू कर रहा है उसकी उसके पास प्रॉपर कंट्रोल है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका कोई मिसयूज ना करे, ठीक है, और उसकी जो एडवांटेजेस है वो सब लोगों पे प्रॉपर वितरित हो, ठीक है। तीन चार चीजें, तभी रिमोट सेंसिंग का हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब इन्हीं बातों को उठा के इसके किस में डाल दो, पॉइंट्स में डाल दो। यहाँ पर बस हमारा नुकसान ही होगा कि जो एग्जैक्ट हेडिंग्स लिखी है हम वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम हेडिंग तो बना सकते हैं। इसको गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर रेगुलेट किया जाएगा। अब हमें रिमोट सेंसिंग ये तो पता है कि कौन यूज कर रहा है, इसरो ही करेगा, डीआरडीओ तो रिमोट सेंसिंग से नहीं यूज करता है। तो अगर हमने एक दो लाइन में इसरो इसरो लगा दिया, बता रही हूँ डील करना, 2 मार्क्स लाने की जुगाड़ चल रही है ये, ठीक है। रिमोट सेंसिंग से भटकना नहीं, ठीक है। उसकी अच्छाई, वो कैसे अच्छी यूज हो सकती है, किसके फायदे के लिए है, और उसका कुछ मिसयूज से बचना है, वही नीति लाते हैं। शराब नीति आई, किस लिए आती है भाई? शराब को रेगुलेट करने के लिए, उसका कोई मिसयूज ना हो इसलिए आई। युवा नीति आई, युवा को प्रमोट करने के लिए आएगी ना, ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रोवाइड करेगी और लोगों को लेकर आएगी, और कुछ लोगों को रेगुलेट करेगी कि चलो इन लोगों को समेटो और अच्छे से इनको स्किल प्रोवाइड करो, ठीक है। तो कोई भी नीति आए, इन दोनों को फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ के गारंटी दे रही हूं, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो डील करोगे और 0 मार्क्स से तो ऊपर ही लेकर आओगे, ठीक है। करके देख लेना, नहीं समझ में, बस इतना है कि टॉपिक की समझ होनी चाहिए, फालतू इररिलेवेंट मत लिखना, ठीक है। इसमें आइडिया होना जरूरी, बिल्कुल ब्लैंक तो कोई नहीं जाएगा। जब अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ के जा रहे हो तो रिमोट सेंसिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, क्लियर। इसको डील करना सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गगन और नाविक प्रवण में अंतर स्पष्ट की, अच्छा चलो। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि जो हमारे ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 7 मार्कर में बिल्कुल ये चार्ट बना के आओ यार। इसमें बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि मैं इसरो सॉरी गगन अलग लिखना है, नाविक अलग लिखना है, उनके 4 पॉइंट लिख के काम करूंगी। बिल्कुल चार्ट बनाओ और जितने डायमेंशन याद आ रहे हैं लिखो और काम खत्म करो। कोशिश करो कि 5 से 6 डायमेंशन याद आ जाए और हमारा काम बन जाए। बढ़िया सा चार्ट बनाना है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा चार्ट से चालू करेंगे, गगन लिखेंगे, बेस पॉइंट लिखेंगे और बस ये हेडिंग लिखा के काम करेंगे। जितनी ज्यादा हेडिंग इस साइड दिख जाएगी ना, यहाँ वाला इंसान ज्यादा पढ़ेगा ही नहीं, बस आपके इन्हीं बेस पॉइंट को देख के मार्क्स मिल जाएंगे। 5 से 6 पॉइंट लिखो, बिना कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के चार्ट बनाओ, एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो गया और काम भी बन गया, ठीक। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, मैं आपको बेसिक बता दूंगी। अब हमारा 10 मार्कर में 10 मार्कर की अप्रोच पता है, जल्दी से सुन लो। 10 मार्कर के लिए वही चीज होगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन कंपलसरी लिखेंगे, ठीक है, जरूर से जरूर। इंट्रो सॉरी 2 से 3 नहीं, 3 से 4 बोलती हूँ मैं मोस्टली, 3 से 4 कंपलसरी लिखेंगे। कंक्लूजन में 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन कंपलसरी लिखेंगे, और बॉडी में लिखेंगे जितने पॉइंट्स बना के या फिर सब हेडिंग्स बना के लिखना जरूरी है 10 मार्कर में। नहीं तो बड़ा सा ऐसे का पैराग्राफ दिखेगा और कोई कॉपी ढंग से चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सेगमेंट है हमारे एग्जाम का, दिस इज मोस्टली फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपकी दिमाग की क्लैरिटी, आप अपने आंसर को फ्रेम कैसे कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहे हो, ताकि 2 पेज कैसे भरोगे, क्या सोचोगे, वो आपके इंट्रोडक्शन से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। कोई लिखे ना लिखे,
कहीं कैसे भी आंसर्स आ रहे हैं, टॉपर्स की कॉपी देख रहे हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। क्योंकि अगर 7 मार्कर में फैक्चुअल बना तो बना, नहीं बना, लेकिन ये तो डेफिनेटली बनेगा। और ये बनने के लिए इसको जितना प्यार से लिख सकते हो उतना प्यार से लिखो। और अगर आपको 10 में से 6, 6.5 और 7 तक ले आते हो तो आप 7 मार्कर का गड्ढा भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 मार्कर में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जो हमें बिल्कुल नहीं पता होते, होता है ऐसा। ठीक है, थोड़े से फैक्चुअल आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका गड्ढा भरने का काम कौन करेगा? ये क्वेश्चन आए ना आए, इसको इस 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और लिख कर आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स का इसका इंट्रोडक्शन है, 1 मार्क्स का इसका बॉडी है, और 8 मार्क्स का क्या है, सॉरी सॉरी 1 मार्क्स का कंक्लूजन है और 8 मार्क्स की बॉडी है। 8 मार्क्स की बॉडी को 4 भागों में तोड़ दो, तो 2 मार्क्स, 2 2 2। ठीक है, कैसे तोड़ना? वही बेसिक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इंडिविजुअल, व्हाटएवर, एनवायरनमेंट, जो समझ में आ रहा है इसको तोड़ के लिखना है। इसको लप्पू लप्पू पैराग्राफ करके मत लिखना, खुद का क्वेश्चन पेपर भी पूरा नहीं हो पाएगा और चेकर को भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है 10 मार्कर की। ठीक है, हमेशा देखना पेपर पूरा होगा आपका। मैं तो हमेशा ये करती थी, खैर अब तो सेगमेंट ज्यादा हो गया, पहले 2 या मतलब 3, फिर 15 मार्कर क्वेश्चन इन माई टाइम, और फिर 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो इन पे हमेशा मार्क्स वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, बट हाँ इसमें पूरा नहीं मिलता, ये ड्रॉबैक भी है। चलो अब इस पर अप्रोच करते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करते हुए बाढ़ के कारण एवं प्रभाव को लिखिए। क्या बोला है? 3 चीज पूछ ली। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का क्या करना है? वर्णन करना है, फिर हमें कारण भी बताना है, फिर हमें प्रभाव भी बताना है। जैसे ही क्वेश्चन देखो 10 मार्कर का, हमें 2 पेज में लिखना है। वर्ड लिमिट 200 ही जाएगी, 180 जाती है, 220 जाएगी जो ज्यादा लिखते हैं, इससे ज्यादा वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं जाएगी। तो वर्ड लिमिट का तो सोचना बंद करो, हमें उस लिमिटेड स्पेस में चीजें लिखनी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ज्यादा तो जाएंगी नहीं क्योंकि हमने उसको तोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दिमाग में सेट करो कि 3 बातें पूछी है, पेज मेरे पास 2 है, तो मैं किस पेज में कितनी बातें लिखूंगा या लिखूंगी, दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए, तो उतने फैलते हैं। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन मैं पहले पेज में करने वाली हूँ। पहले पेज में मेरा इंट्रोडक्शन भी है, तो अब मैं उससे पूछा गया है क्षेत्रों का वर्णन करते हुए कारण और प्रभाव लिखिए। तो क्या हमारे इंट्रोडक्शन में ये तीनों चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? बना सकते हैं हम एक इंट्रोडक्शन कि भारत में मैक्सिमम इस रेंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो कृषि या इकोनॉमी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसके लिए सरकार द्वारा बहुत कुछ कदम उठाए गए हैं। ठीक है, कुछ भी और अच्छा सा इंट्रोडक्शन देख लो। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट डाला जिसमें हम समझ चुके हैं कि हमको 3 बातें लिखनी है जो हमारे इंट्रोडक्शन में हमने बता दी। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रही है चीजें मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो कोशिश करो। नहीं समझ में आता तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा? भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या भारत बाढ़ से कितना हो चुका है, नहीं तो कुछ एग्जाम्पल देके लिख दो कि हाल ही में उत्तराखंड की त्रासदी या अभी कोई भी जो त्रासदी उसके एग्जाम्पल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक अलग ही क्या माइंडसेट बनता है एग्जामिनर का। आपने उस चीज को किससे रिलेट कर दिया? करंट से रिलेट कर दिया। ठीक है, हाल ही में 100 त्रासदी से इतने लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, भारत में बाढ़ की समस्या अत्यधिक है। ठीक है, इस अत्यधिक को देखते हुए कुछ निम्न प्रदेश हैं जिसमें कुछ निम्न क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आती है। ठीक है, क्षेत्र को डिस्क्राइब करेंगे और इन्होंने डेटा भी लिखा है, और एक मैप क्या बनाएंगे? कंपलसरी बनाएंगे। जैसे कि सूखा के प्रभावित क्षेत्र थे, ऐसे हमें बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र भी मिल जाएंगे। उन प्रभावित क्षेत्रों का मैप डेफिनेटली बनाएंगे, और 10 मार्कर क्वेश्चन में मैप फ्रंट पेज में होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है तो सेकंड पेज में आप मैप नहीं बनाएंगे। क्लियर? पहला इंप्रेशन ही जाएगा, पीछे के इंप्रेशन में काम नहीं बनता। ठीक है, क्या बनाया इन्होंने? प्रभावित क्षेत्र निम्न बताए हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिन के फॉर्मेट में काट दिया। ठीक है, तो हमारे मैप में क्या आएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आएगा, मध्यवर्ती प्रायद्वीप क्षेत्र आएंगे और उस प्रकार के क्षेत्र आएंगे। ठीक है, पहले पेज में इसको लिखो और पहले पेज में कंप्लीट करो, पहली बात। अब कारण और प्रभाव आ रहे हैं, तो कारण और प्रभाव पीछे के पेज में जाने हैं। ठीक है, डिसाइड कर लो कि मैं 4 कारण लिखने वाली हूं या 4 प्रभाव लिखने वाली। क्यों? क्योंकि अंत में मुझे क्या लिखना है? कंक्लूजन भी लिखना है, तो दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक, तो कारण लिखो। अब कारण जैसे सिंपल पॉइंट में लिखे हैं
तो प्रभाव जो है उनको चाहो तो कुछ चेंज कर सकते हो, या फिर कारण बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि अत्यधिक वर्षा के कारण आपको इसमें अभी तो खैर यहाँ एक्सप्लेन करना है, अगर किसी चीज के कारण में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है तो इसको ऐसा कुछ गोला बना के ये करके इसके कारण ये लिख दो, सिंपल, अगर जैसे सिंपल कारण आ रहे हैं तो। और प्रभाव समझाने के लिए अगर बड़ा है तो उनको ऐसे लाइन में लिख दो, तो डाइवर्सिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो लिखना था, इन्होंने बहुत बड़ा लिखा, जैसे अत्यधिक वर्षा, औसत वर्षा 10% से अधिक के कारण ये आईएमडी रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या लिखो, अत्यधिक वर्षा जैसे कि 10% से अधिक उत्तराखंड में और 2020 असम बाढ़। ठीक, बहुत छोटा छोटा लिखना है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, अत्यधिक वर्षा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, सिंपल लिखा है, और इनके प्रभाव बताएं कि नहीं बताए। ठीक है, वनों की कटाई, प्रभाव प्रभाव अच्छा नहीं बताए, चलो छोड़ो, प्रभाव देख लो, आपके उसमें लिखा होगा। ठीक है, आंसर की में है कि नहीं प्रभाव, अरे 3.2 था ना कि 1, 1 कॉजेज ऑफ फ्लड। ओके, चलो ठीक है, ये बड़ा हो गया, हमें प्रभाव भी लिखना है, तीन तीन लिखिए और उनके प्रभाव बताओ। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, अच्छा समझो समझो, प्रभाव अलग से क्यों नहीं बताया, इन्होंने क्या करा, शहरीकरण से पक्की सतह, बड़े जबूबी में समता, नीति आयोग उदाहरण बता दिए और इन्होंने खत्म कर, इन्होंने कारण प्रभाव को एक साथ ही मिक्स कर दिया है। ठीक है, हमें अलग करना है, कारण बताओगे, ये परसेंटेज एरिया है, इस वजह से जाता है भूमिगत जल की चीजें, और ये इससे प्रभाव क्या हो रहा है, वही सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डालना हो तो वो भी डाल दो। ठीक है, लेकिन जब उसने पूछा अलग है तो बताएंगे अलग अलग। ठीक है, एक साथ मिक्स मत करना, क्योंकि वो सेगमेंट वैसे ही चेक करेगा, मैंने ये पूछा था, कारण पूछा था, प्रभाव पूछा था, प्रभाव तो दिख ही नहीं रहा, और यहाँ भी आंसर की में आपके मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, जल प्रदूषण से क्या आशय है, जल प्रदूषण के प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय बताइए। क्या आशय है, इसको समझाएंगे इंट्रोडक्शन में, और जल प्रदूषण के प्रभाव एवं रोकथाम के पाप, सेम क्वेश्चन है वही। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में या तो जल प्रदूषण से आशक बढ़िया प्रॉपर बता दो, या फिर इन तीनों चीजों के रिलेट के करंट करके कुछ डेटा बना है तो वो बता दो, और अब आशय, प्रदूषण के प्रभाव एवं रोकथाम के पाप वही सेम चीज होंगी। ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है, ओवरऑल क्लियर। क्या है, 10 मार्कर अपन समझा नहीं सकते, उसका बस आपको अप्रोच बता सकते हैं इतने टाइम में, नहीं तो पूरा 1 घंटा इसी में चला जाएगा। ठीक है, अब जल प्रदूषण में कोई मैप बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कुछ रिपोर्ट लिख दो, इसमें क्या आता है, जैसे कोई प्रदूषण वाली चीज, कोई रिपोर्ट लिख सकते हो, अगर उसके उपाय में क्या लिखेंगे, एक्ट लिख सकते हैं हम, कोशिश करो एक्ट लिखो, कोई रिपोर्ट आई है जिसने कुछ बताया है वो लिख दो, या कोई इंसिडेंट लिख दो जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, फिर आप देखो, सुदूर संवेदन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2 भाग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या समझते में है और इसकी प्रक्रिया तो बिल्कुल अलग बतानी है। जब क्या समझते हैं मैं डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ना है, भाई सुदूर संवेदन ऐसा होता है, ठीक है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, इसके ये फायदे हैं, एक पेज में जो जो लिख सकते हो अलग अलग हेडिंग बना के सुदूर संवेदन के बारे में लिख दो। फिर दूसरे पेज में जाके चुपचाप से क्या समझाओ, उसकी प्रक्रिया समझाओ तरीके से। प्रक्रिया समझाने के लिए इसका एक डायग्राम होगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, है ना, वो डायग्राम जरूर बनाना है आपने। यहाँ से एक सैटेलाइट होती है, वो प्रॉपर बना होता है ऑब्जेक्ट, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाता है, भाई बहुत बढ़िया डायग्राम है, इससे डेफिनेटली आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये डायग्राम फ्रंट पेज पे बन पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हम प्रोसेस समझा रहे हैं, तो ये डायग्राम किसके साथ आएगा, प्रोसेस के साथ आएगा। डायग्राम बनाने का तरीका, यहाँ साइड में जाके बॉक्स बनाना है, इसी के अंदर डायग्राम बनाना है, बाहर फैला के नहीं बनाना है। ठीक है, हमेशा याद रखो, 2 सेगमेंट थे, 2 पेज में बांटो, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा कि 2 पेज, एक पेज में ये लिखना है और एक पेज में ये लिखना है, चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसने पूरा समझाया है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ये रहा डायग्राम। ठीक है, इसको बिल्कुल रट लो, याद कर लो, ऐसा ही डायग्राम हमें बनाना है। चलो फिर उन्होंने आगे का डिस्कशन नहीं दिया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिमोट सेंसिंग हो गया। फोर्थ वाला क्या है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, मेंशन द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो 2 भाग हैं, तो इतना तो आप समझ गए हो कि पहले वाले में आप एनवायरमेंट पॉल्यूशन समझाओगे। अब पॉल्यूशन समझा दिया, अब क्या क्या डायमेंशन बता सकते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन के, क्या बता सकते हैं इनके भैया, टाइप्स बता दो। ठीक है, टाइप्स बता दो भाई, ये पॉल्यूशन होता है। फिर ओवरऑल कॉजेज बता सकते हैं, कॉजेज या इनके रीजन क्या है पॉल्यूशन के। ठीक है, अगर जगह बच रही है तो हमने डायमेंशन में बांट दिया। फिर आगे क्या पूछा इसमें, इनके गवर्नमेंट के प्रिवेंट,
अब गवर्नमेंट के एफर्ट्स बहुत प्यार से बताने हैं सेकंड लाइन पे। कैसे बांटोगे गवर्नमेंट के एफर्ट्स? हमेशा इसके लिए नहीं, हमेशा कैसे बांटते हैं? कोई पॉलिसी बताओ, पॉलिसी लाई है क्या? कोई एक्ट आया है क्या इसके लिए? एक्ट पे बता दो। कोई स्कीम्स आई है क्या? स्कीम्स पे बता देंगे, ठीक है। अब लग रहा है कोई चीज इन तीनों चीजों में काउंट नहीं हो रही है तो क्या बता दो? अदर। अगर इन्होंने पूछा होता कि राइट द मेजर्स, खुद मेजर्स बताओ, तो उसको हम किस में कर सकते थे? अगर सिंपल पूछा था कि भाई उपाय बताओ, सिर्फ उपाय लिखा होता, तो किस किस के बताते? गवर्नमेंट के उपाय बता देते आप, ठीक है, एक वो अलग ही सेगमेंट आ जाते। और एक आपके सोशल लेवल पे उपाय बता देते, और एक किस पे बता सकते थे? इंडिविजुअल पे। अगर पूछता सिर्फ उपाय, बट उन्होंने पूछा किसका? गवर्नमेंट का। तो अपना दिमाग नहीं चलाना है, क्या करना है? जो गवर्नमेंट ने करा है वही बताना है। लेकिन उसको भी हमने तोड़ दिया। भले ही एक एक्ट आया हो, भले ही एक पॉलिसी आई हो, ठीक है, कुछ बोला ही हो पॉलिसी का, कोई स्कीम चल रहा है, कोई मिशन चल रहा है, खैर यहाँ तो स्कीम वर्ड नहीं आएगा, पॉल्यूशन के लिए तो क्या मिशन चला रहे हैं अपन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन, सोलर मिशन, हाइड्रोजन मिशन, ऑल दीज मिशन, ठीक है, तो ये सब मिशन में आ जाएंगे। क्लियर? तो बात लिखनी है लेकिन किसकी? गवर्नमेंट की। दूसरे पेज में बड़े प्यार से लिखेंगे। इनको लिखने के बाद बढ़िया सा कंक्लूजन डालो। क्या कंक्लूजन डालो? इनमें अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं और आगे, अब यहाँ अपना दिमाग दे दो, ठीक है, कि इनमें भी कुछ कमियां हैं, तो आप अपना करंट से कुछ यूज कर सकते हो कि इनसे कुछ फायदा हुआ है तो वो बता दो, ठीक है, और अपनी डिस्क्रिशनरी या फिर सेल्फ आइडिया या वे फॉरवर्ड और क्या करा जा सकता है पॉल्यूशन को लेके ओवरऑल, तो उसको लिख सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत दिमाग में पेपर में बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। अभी 3-4 दिन से ग्रीन इंडिया मिशन पे बहुत ज्यादा चल रहा है। कुछ कह रहे? थक गए? चलो बस भाई, हो गया, मैं भी थक गई हूँ। लास्ट, नाविक नेविगेशन क्या है, उसके फीचर्स और एप्लीकेशन। बेसिक सा क्वेश्चन है, नाविक नेविगेशन सिस्टम समझाना है पहले पार्ट में, उसके क्या एलिमेंट्स है, क्या कैरेक्टर समझाइए, और फिर आगे तो उसने फीचर्स एप्लीकेशंस पूछ लिया। एप्लीकेशन अलग से हेडिंग बनाएंगे और बढ़िया सेगमेंट डिवाइड कर दो। नाविक का एप्लीकेशन स्पेस में कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए कैसे हो रहा है, मैपिंग के लिए कैसे हो रहा है, मॉनिटरिंग के लिए कैसे हो रहा है। ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये आपको थोड़ा सा अलग हटके बताए थे। एक आदमी क्या लिख देगा, इसका ये है, किसानों की फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, हमने सिंपल पे पॉइंट, लेकिन छोटी छोटी हेडिंग बना के एक लाइन लिख दोगे तो हमारी चीजें क्या और क्लियरिटी से आ जाएंगी। ठीक है, डन। चलो, कोई डाउट? नो डाउट, हाँ बताओ। ठीक है, इनको मतलब डिस्क्राइब करो सकते हैं। बिल्कुल करना, अगर आप, जैसे कि इसमें हाँ, पांच यहाँ पे विषय था, पांच इसका अनुप्रयोग, हम्म, बाकी के इन पांच उनको मतलब हेडिंग डाल के हाँ, उनका ये अनुप्रयोग करके 10 मार्कर में आता है।